उड़ीसा में परिवर्तन की लहर चल रही है। मोदी जी का काम और राम का नाम, ये लहर चल रही है। यदि किसान विकसित होगा तो गांव भी विकास करेगा और देश भी विकास करेगा। ये उड़ीसा की अस्मिता का सवाल है, उड़ीसा की संस्कृति का सवाल है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ सवाल है। और जब से योगी जी की सरकार आई है, किसी की ये हिम्मत नहीं है बहन बेटियों की तरफ गलत निगाह से देख भी ले। नमस्कार। उदय इंडिया की चुनाव यात्रा गंभारी मुंडा गांव में पहुंच चुकी है, जो कि चिकला विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और ये पूरी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से पृथ्वीराज हरिचंदन खड़े हैं और हमारे साथ मौजूद हैं उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद श्री विजयपाल तोमरिया का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, कितनी सीटें इस बार लोकसभा में भाजपा की और कितनी विधानसभा में? देखिए, उड़ीसा में परिवर्तन की लहर चल रही है। मोदी जी का काम और राम का नाम, ये लहर चल रही है। तो मैं इंटीरियर में बहुत ऐसी जगहों पर गया हूँ जहाँ कभी बीजेपी का नाम नहीं लेते थे, आज बीजेडी वहाँ से गायब है। तो मैं आपको कह सकता हूँ, जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो आप सब लोगों को मैंने एक ही बात कही थी कि हम 16 से अधिक लोकसभा जीतने जा रहे हैं और स्पष्ट बहुमत आएगा भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा के अंदर। आज मैं कह सकता हूँ कि हम 21 में से 18 लोकसभा जीतने जा रहे हैं। बहुत बड़ा दावा है सर, 21 में से 18 लोकसभा सीटें। 21 में से 18 हम लोकसभा जीतेंगे और स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार आने वाली है उड़ीसा। और 147 लोक विधानसभा सीटों में से 147 में से हम 80 पार करेंगे, हमारी सरकार आएगी। अच्छा, ये रत्न भंडार का किस्सा क्या है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब ने रत्न भंडार का जिक्र किया कि चाबियां खो गई है। क्या मामला क्या है, क्या घोटाला है उसमें? ये बताएं ना, चाबियां कहाँ हैं? ऐसा तो पहली बार हो रहा है किसी रत्न भंडार की चाबी खो जाए। ये बताएं ना। राम मंदिर इतना बड़ा काम हो गया, 400 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हो रहे, ये कई हज़ार करोड़ के बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं। कहाँ है रत्न भंडार की चाबी? पहले इसे तो बता दें। ये उड़ीसा की अस्मिता का सवाल है, उड़ीसा की संस्कृति का सवाल है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ सवाल है। ये क्यों नहीं बताते? आखिर क्या कारण है? प्रधानमंत्री जी बोल गए, गृह मंत्री जी बोल गए, तो ये कहें ये रही चाबी दें। तो क्या किसी बड़े घोटाले की आशंका है रत्न भंडार में? खनन में घोटाला, ज़मीन में घोटाला, इसमें घोटाला, शारदा चिट फंड में घोटाला। इनके घोटाले हमारी सरकार आएगी तो पता चल जाए, खोलेंगे इसको। हम लोग पूरे उड़ीसा की यात्रा कर चुके हैं, झारखंड की यात्रा कर चुके हैं, सारे आदिवासी क्षेत्रों की यात्रा कर चुके हैं। हमने आदिवासियों से बात की, ग्रामीणों से बात की। परिवर्तन की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां बीजेडी बहुत मजबूत स्थिति में है। उसके लिए आप क्या रणनीति आपके पास है? देखिए, मजबूत तो कहीं नहीं है, मन में सबके परिवर्तन है। इन्होंने कहीं कहीं गुंडागर्दी की है और उन गुंडों के, माफियाओं के दम पर ये वहाँ पर अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने भी कह दिया और ये सच्चाई भी है। अधिकारियों की भी समझ में आ रहा है कि ये सरकार बदलने वाली है। 10 तारीख को मोदी जी का ही कोई उड़ीसा का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने वाला है, यहाँ सरकार बनने वाली है। तो अब ये गुंडई चलने वाली नहीं है। उसके लिए यहाँ के अधिकारी भी, अब देखा आपने देखा होगा कल के चुनाव में भी, पहले भी कई सस्पेंड हुए हैं। तो अधिकारियों की समझ में आ रही है ये बात, और जिनकी नहीं आ रही 10 तारीख के बाद आ जाएगी। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं, मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। क्या यूपी का मॉडल उड़ीसा में भी लागू होगा, सरकार बनती है तो? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, आप लोग जानते हैं। शाम को कॉलेजों से लेने जाते थे, और जब से योगी जी की सरकार आई है, किसी की ये हिम्मत नहीं है बहन बेटियों की तरफ गलत निगाह से देख भी ले और किसी से रंगदारी मांग ले। ऐसे बदमाश या तो जेल के अंदर और या फिर वो ठोक दिए जाते हैं। तो यहाँ भी डबल इंजन की सरकार आएगी तो जिस तरह महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं, जलाकर कुएं में डाल दी जाती हैं, ज़मीन में दफन कर दी जाती हैं, मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, सरकार उनको संरक्षण देती है, ये सब घटनाएं समाप्त हो जाएंगी। कानून व्यवस्था ठीक होगी, इन्वेस्टर्स आएंगे। यहाँ की जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल यूपी की तरह दुरुस्त हो जाएगी भाजपा की सरकार आने के बाद। उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है,
25 साल की सरकार की उम्र हो चुकी है इसकी, लेकिन इसमें आधे समय तक भारतीय जनता पार्टी भी इसमें सहयोगी रही। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपकी इतनी दुश्मनी हो गई बीजू नवीन पटनायक से? हमने कभी दुश्मनी की बात नहीं की। हम कहते हैं जनता परिवर्तन चाहती है, जो जनता चाहती है वो होना चाहिए। आप ये बताएं कि जब गठबंधन था तो वो गठबंधन किसने ख़त्म किया? हमने तो ख़त्म नहीं किया था, यही थे गठबंधन ख़त्म करने वाले। तो हमने तो कभी गठबंधन ख़त्म नहीं किया, गठबंधन इन्होंने ख़त्म किया था। और ये लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी नीचे से लगा के, बूथ से लगा के हर चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से चाहती है। ये पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है, जैसे और पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजू जनता दल है, ये एक परिवार की पार्टी है। इनमें पता है ना कहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है इनका? कौन है? पांडु ही है पार्लियामेंट्री बोर्ड, पांड्या नहीं है पार्लियामेंट्री बोर्ड इनका। कौन है पार्लियामेंट्री बोर्ड बताएं? ये भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। उनको पता है लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही मालिक है। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं देश का प्रधान सेवक हूँ, वो प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बताते हैं। तो जनता जो तय करेगी, दुश्मनी नहीं है। यदि लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत का रही है तो दुश्मनी कहाँ हुई? जनता के द्वारा बनाई जाएगी सरकार। तोमर साहब ने पांडियन का जिक्र कर ही दिया आखिर, लेकिन पांडियन की पत्नी तो उड़ीसा के केंद्रापड़ा से हैं, साहू हैं वो यहाँ से। तो आप क्यों नहीं उनको मान लेते कि वो भी उड़िया हैं? मैं कहाँ मान रहा हूँ? मैंने तो नहीं कहा वो उनकी पत्नी यहाँ की नहीं है। मैं ये कहता हूँ वो ये तो जवाब दें, वो तो मुख्य सलाहकार हैं कि उड़ीसा के लोगों को एक कंपनी महंगी बिजली दे रही है, तमिलनाडु को लोगों को सस्ती दे रही है। ये अन्याय उड़ीसा की जनता के साथ क्यों है? ज़रा बताएं, वो इसकी सफाई दें। हम दर्शकों को बता दें कि विजयपाल सिंह तोमर जी किसानों से जुड़े मामलों में बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। आपने प्रधानमंत्री ने 3100 रुपये का आश्वासन दिया है उड़ीसा के लिए, तो इसका बोझ खजाने पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा? मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी जब से सरकार में आए हैं उनकी वरीयता में किसान रहे हैं प्राथमिकता पर। उन्होंने कहा हम लागत नहीं बढ़ने देंगे, हम किसानों की फसलों के दाम बढ़ाएंगे। 6 महीने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी, पिछली सरकारों ने उसे नहीं लागू किया था। मोदी जी ने आने के बाद उसको लागू किया। हम हर जगह लागत का 1.5 गुना दाम दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने जब कहा 3100 रुपये, तो उन्होंने कहा लागत तो नहीं बढ़ेगी, हम 3100 रुपये धान का दाम देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की वर्तमान सरकार जो बीजेडी की सरकार है, इनने बड़ा किसानों के साथ अन्याय किया है। कटनी छटनी 15% तक की कटौती करते हैं। गरीब किसान, उनको टोकन नहीं मिलता। बड़े लोग जिनके धान नहीं उन्हें टोकन मिलता है, वो मजबूर हैं 1000-1200 रुपये कुंटल देने के लिए। तो अब हमारी सरकार आएगी, 3100 रुपये कुंटल धान का दाम दिया जाएगा। और जहाँ तक लागत की बात है, इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया के एक बैग की कीमत है 3000। कोई देश ऐसा नहीं जो 2450 से कम हो एक बैग की। यहाँ उसकी कीमत 270। शेष कहाँ सारी मोदी जी दे रहे हैं, नवीन बाबू थोड़ी दे रहे हैं। डीएपी के एक बैग की कीमत किसान के की इंटरनेशनल मार्केट में है 4070। हमारे किसानों को मिल रहा 1366 का। शेष तो मोदी जी दे रहे हैं, नवीन बाबू तो एक पैसा दे नहीं रहे। ऐसी एनपीके और एमओपी है 3200-2700 के, 1300 और 1700 के मिल रहे हैं। शेष लागत नहीं बढ़ने दी मोदी जी ने, फसलों के दाम बढ़ाए हैं। आप एमएसपी देखेंगे, सबकी 1.5 गुने से भी ज़्यादा देने का काम किया। तो यहाँ के किसानों को देना, क्योंकि किसान, यदि किसान विकसित होगा तो गांव भी विकास करेगा और देश भी विकास करेगा। और ये जब किसान पूरे विश्व में, भारत विश्व गुरु था, जब 25% भारत का हिस्सा अर्थव्यवस्था में दुनिया की था, तब इस देश के 80% लोग खेती करते थे। तब किसान की चिंता हो जाती थी। मोदी जी इस मर्म को समझते हैं, इसलिए उन्होंने किसान को प्राथमिकता पर रखा है। और आज भारत की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है, 27 तक 3रे नंबर पे आने वाली है। आज हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड आज भारत की है। क्यों है? कि पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार नहीं है, घोटाले नहीं हैं जो पिछली सरकारों में होते थे। तो इसलिए मोदी जी की गारंटी पर यकीन करते हैं लोग। 33,000 करोड़ का बजट था मनमोहन सिंह की सरकार का आखिरी साल का, भूतल परिवहन मंत्रालय का 9 से 12 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी। हमारी सरकार का पिछले साल का बजट 2,70,435 करोड़ का, करीब 29 से 36 किलोमीटर प्रतिदिन बन रही है। किसानों का बजट उनका 5 साल का 1,25,000 का था, आखिरी साल का 23,000 करोड़ का था। हमारा 1 साल का 1,25,000 करोड़, उनके 5 साल के बजट से भी ज़्यादा है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा जो भ्रष्टाचार में जाता था वो रुका है।
सीधा मोदी जी ने भ्रष्टाचार को रोका है, पारदर्शिता लाए हैं। और जो उन्होंने कहा है 370 समाप्त करेंगे, कर दी। जो उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक ख़त्म करेंगे, कर दिया। उन्होंने कहा मंदिर का रास्ता साफ़ करेंगे, राम मंदिर का साफ़ हुआ और मंदिर बन भी गया, राम स्थापित भी हो गए। ट्रिपल तलाक ख़त्म करने को कहा, कर दिया। जो कहा वो किया। मोदी जी की गारंटी है, जो कहते हैं करते हैं। तो उड़ीसा में भी उन्होंने कहा है कि यहाँ भाजपा की सरकार आने वाली है, सुभद्रा योजना भी लागू होगी, 50,000 प्रत्येक महिलाओं को एक वाउचर दिया जाएगा, 3100 रुपये धान का दाम दिया जाएगा, 70 साल से अधिक आयु को 5 लाख तक की गारंटी है, चाहे वो छोटी आय का बड़ी का, कि उनको आयुष्मान योजना का कार्ड का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। अच्छा, आप एक बड़े कृषि विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। पीएम ने कहा कि भारत के पास इतना अनाज है कि वो पूरी दुनिया को खिला सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रति वर्ष खेती का रकबा, जो खेती का क्षेत्र है, वो कम होता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दावा जो है वो कब तक सही साबित होगा? देखिए, मैं कहता हूँ पहले तो रकबा किस लिए कम होता है? रकबा कम होता है, हाँ, शहरीकरण नंबर 1। बड़े बड़े नहरों के लिए, बड़े बड़े रेलवेज़ के लिए, बड़े बड़े हाईवेज़ बनाने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण होता है, इससे कम होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या से छोटी जोत बढ़ती है, टुकड़े होते हैं ज़मीनों के, कम होता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो सही कह रहे हैं। 54% ज़मीन में सिंचाई के साधन नहीं थे जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी। प्रधानमंत्री ने उसी साल 8,000 करोड़ का बजट रखा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए। उस ज़मीन को सिंचित करने का हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर जी थे, उन्होंने काम शुरू किया। विदर्भ में काम शुरू हुआ, बुंदेलखंड में काम शुरू हुआ। 80% फाइनेंस केंद्र दे रहा है कि आप तालाब बनाइएगा, टेक्निकल एडवाइस केंद्र देगा और ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कीजिएगा, ड्रिप और स्प्रिंग से। उड़ीसा में इतनी बारिश होती है, बरसात का पानी बह के चला जाता है, यहाँ क्यों नहीं करा? तो इससे ज़मीन सिंचित होगी। जो असिंचित ज़मीन है तो निश्चित रूप से पैदावार बढ़ेगी और नई टेक्निक, नए नए वैज्ञानिक आ रहे हैं तो हमारे वहाँ पैदा। दूसरी चीज़, करीब 20 से 25% अनाज सड़के चला जाता था, रखने को आवश्यक जगह नहीं थी। अब जो हम लाए हैं ये कोऑपरेटिव वाला बिल, इसमें व्यवस्था है निचले स्तर पर भी भंडारण की व्यवस्था होगी, तो ये बचेगा, ये सड़कें नहीं जाएगा, तो हम दुनिया को खिला सकते हैं, इसलिए कहा मोदी जी ने। तो हमारे साथ मौजूद थे उड़ीसा भाजपा के प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर जी, जो कि एक वरिष्ठ राजनेता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबा इनका एसोसिएशन रहा है और फिलहाल वो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद।